हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक के जो 6 सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट है IMRE, ठीक है दोस्तों, उसका हम लोग जो चैप्टर दूसरा पढ़ रहे हैं। जो कि दूसरा चैप्टर, जैसे कि आप पता है कि जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन किसका? कंडक्टर्स का, इंसुलेटर का, स्टील टावरों का, इन सब का इंस्टॉलेशन है। तो उसमें हम लोगों ने जैसे क्या होता है कि गार्ड वायर क्या होता है, ठीक है दोस्तों, गार्ड वायर क्या होता है। इसके बाद उसमें क्या होता है कि इरेक्शन ऑफ स्टील टावर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इंसुलेटर क्या होते हैं। ये सारा का सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए चैनल पे और वीडियोस को देखिए, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इस वीडियोस में बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में। वैसे दोस्तों देखो, आपको कंडक्टर्स के बारे में पता होगा, हम जानते हैं आपको, क्योंकि आप 6 सेम में हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हम आपको वो चीज़ देने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा IMRE के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है ना दोस्तों। तो वो एक बार दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं, सबसे पहले कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। तो विद्युत का वह अंग जो शक्ति को क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। ये वहन करने का कार्य करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कंडक्टर्स कहलाता है। सिंपल सा मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाए, तो वही तो हमारा क्या कहलाता है, कंडक्टर्स कहलाता है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो आपको याद रखना है। तो पहला तो कंडक्टर्स हमेशा क्या, हाई कंडक्टिविटी का होना चाहिए और लो रजिस्टिविटी का होना चाहिए। उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। टेम्परेचर कॉफिशिएंट उसका अच्छा होना चाहिए, कॉफिशिएंट, और जो उसका कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उसका कम होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद वो कैसा होना चाहिए, सस्ता और सरल प्राप्ति होनी चाहिए उसका निम्न अपेक्षित घनत्व वाला होना चाहिए। समान वातावरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, सामान्यतः वातावरण के, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आसानी से उस पर जोर्स वगैरह लगाए जा सके, ऐसा होना चाहिए। अब इसके बाद मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि कंडक्टर्स को जो बनाने में हमारे कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो कॉपर की है। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या है कि ये जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन्हीं के तो हमारे बहुत सारे, वैसे ACSR है, तो इस प्रकार से आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कॉपर है तो कॉपर के बारे में जो आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो कॉपर की जो रजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है, 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है ना दोस्तों। और इसका स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होती है, 8.93, ठीक है ना दोस्तों। और कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो कितना आता है, 16.9 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेजिस्टेंस इसका कितना होता है, इतना होता है। इसके बाद इसमें कितना 40 kg/mm² तक का आपके लगा क्या, इस पर टेंसिल स्ट्रेंथ यानी कि तनाव इस पर दे सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, वाले हार्ड ऑन कॉपर के तार का प्रयोग। अब ऐसा जो वायर होता है हार्ड ऑन कॉपर, वो प्रयोग किया जाता है हमारा, ठीक है ना दोस्तों। ये लाइन चालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। परंतु क्या होता है कि ये इंपोर्ट करने में महंगा पड़ जाता है, यानी कि इसकी जो कॉस्ट है वो महंगी पड़ जाती है। इस वजह से इसका जो यूज है वो सीमित है, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग ट्रांसमिशन वगैरह और डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करते। हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ में जो वायर यूज होते हैं उस जगह पर यूज इसका करते हैं। अब बात करते हैं, हमारा दूसरा है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में आप देख रहे होंगे कि इसकी रजिस्टिविटी कितनी है, 2.87 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है ना। यानी कि इसकी रजिस्टिविटी हमारी कहीं ना कहीं कॉपर से आप देख रहे होंगे ज़्यादा है। इसके अगर हम लोग 2.71 इसका विशिष्ट घनत्व है, ठीक है ना दोस्तों। और इसका कितना था कॉपर का 8.93। इसके बाद हम लोग लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, यानी कि तो वो कितना है 23.8 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री पर इसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट वो हमारा है 0.035 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग इसके टेंसिल स्ट्रेंथ की बात करें, यानी कि कितना तनाव सह सकता है, तो वो हमारा कितना है 15 kg/mm, ठीक है ना। ये तांबे के अपेक्षा केवल 60% चालकता ही रखता है, यानी कि इसकी जो चालकता है वो कम है कॉपर से। लेकिन इसका क्या है कि हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये हमारा क्या पड़ जाता है, सस्ता पड़ जाता है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तांबे के अतिरिक्त, अब तांबे के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो सबसे ज़्यादा यही होता है। और क्यों यूज होता है ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इसकी क्या कॉस्ट वगैरह कम पड़ जाती है, ठीक है दोस्तों। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और कितनी कम होती है, वो 45% तक ही होती है कॉपर के मुताबिक, यानी कि उसके कंपेरिजन में। अब इससे क्या होता है कि अब हम लोग देखो इसकी स्ट्रेंथ वगैरह कम है, लेकिन क्या ये सस्ता पड़ जाता है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके हम लोग बहुत सारे वायर्स यूज करते हैं जो कि हमारे एल्यूमिनियम के ही होते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं कि हम लोग
बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे लो वोल्टेज लाइन्स के लिए, ठीक है दोस्तों, लाइन के लिए लड़ीदार चालक स्टैंडर्ड ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, यह हम ACC प्रकार के लाइन चालकों में प्रयोग में लाए जाते हैं। परंतु क्या होता है कि लंबे पार्ट का मतलब होता है स्पैन, क्या होता है स्पैन, ठीक है ना। स्पैन का लाइनों के लिए ये पर्याप्त यांत्रिक शक्ति न होने के कारण उपयोग नहीं होते हैं। इनके लिए चालक में कोर के रूप में इस्पात का तार लगा करके इसे स्टील रेनफोर्स्ड संरचना बनाई जाती है, जो 1.5 गुना अधिक शक्तिशाली वाला हो जाता है। इस्पात एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसे हम लोग ACSR कंडक्टर्स भी बोलते हैं। इसके अगर आप डायग्राम देखें, ये देखिए इसका, देखो ये तो नॉर्मल एक हमारा तार है, लेकिन जैसे अब इसके क्या किया हमने चारों तरफ, ये जो हमारे जो आप देख रहे हैं ये हमारा कैसे, ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ये हमारे उसके एल्यूमिनियम के, और हमने बीच में किसका वायर डाल दिया, एक स्टील का वायर डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार ये इसको बोलते हैं हम लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, यानी कि ACSR कंडक्टर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप ठोस सॉलिड स्टील के भी आप देखते होंगे। स्टील के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टील की जो चालकता होती है, इस्पात की चालकता तांबे की अपेक्षा लगभग 13% तक होती है, परंतु इसकी जो यांत्रिक स्ट्रेंथ है, यानी कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो 120 kg पर mm स्क्वायर, यानी कि बहुत ज़्यादा ही होती है। सामान्य रूप से चालक के लिए उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन जंग के प्रभाव के रक्षण से ये जस्तीकृत गैल्वेनाइज्ड कर दिया जाता है। इसका उपयोग ACSR कंडक्टर के क्रोड, वो मैंने बताया था, जो चारों तरफ जो बीच वाला जो वायर है वो स्टील का रखा जाता है और चारों तरफ हमारे किसके एल्यूमिनियम के रखे, तो वहाँ पर इसका यूज किया। इसके बाद हम लोग कैडमियम कॉपर का यूज भी करते हैं। कैडमियम कॉपर का कैसे, तांबे में 1 या 2% कैडमियम मिला देने से मिश्र धातु कैडमियम कॉपर के नाम से जानी जाती है। ये तांबे की अपेक्षा केवल कितनी 17% ही कम चालकता वाली, परंतु 40% अधिक यांत्रिक शक्ति वाली होती है। महंगी धातु होने पर भी इसके चालक कम परिच्छेद वाले चालकों के लंबे पार्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें स्पैन देना होता है वहाँ पर ऐसे वायर्स यूज किए जाते हैं, कैडमियम कॉपर वगैरह। फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बात करें तो अधिक लंबे इस पार्टों पर अमोनिया जैसी हानिकारक गैसों वाले वायुमंडल में लाइन चालकों के रूप में फॉस्फोर ब्रांच का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के लाइन चालकों में कैडमियम तार का लड़ीदार चालक संरचना में कुछ तार फॉस्फोर ब्रांच के भी होते हैं, यानी कि सिंपल से अगर हम लोग कैडमियम और कॉपर की फॉस्फोर ब्रांच कॉपर वगैरह की बात करें तो ये मोस्टली वैसी जगह जहाँ पर हमें लंबा स्पैन देना होता है, या फिर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है हार्मफुल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर हम लोग ऐसे कंडक्टर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने देख लिया होगा कि इस तरीके से आपको शॉर्ट में इतना ही बस कंडक्टर्स के बारे में अगर आ जाए तो आप उसके, या फिर साइज के बारे में आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो आप अपने उसमें देखेंगे सिलेबस में आता है डेंजर प्लेट के बारे में भी है। तो डेंजर प्लेट वैसे तो मैंने बताया भी था कि डेंजर प्लेट किस, आपने आई रूल्स पढ़ा होगा तो वहाँ भी बताया था कि किस आई रूल्स के तहत आपको डेंजर प्लेट क्या होता है कि लगाई जाती है। ये आप डेंजर प्लेट देख रहे होंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब ये क्या है कि लाइन के प्रत्येक लाइन आधार पर कम से कम 3.4 मीटर की ऊंचाई पर एक खतरा प्लेट लगी होती है, जिस पर लाइन की वोल्टता तथा खतरे का निशान व शब्द अंकित होते हैं। आप याद रखिए कि जो डेंजर प्लेट होती है, अब यहाँ पर भी आपको पॉइंट याद रखने वाला है कि कितनी ऊंचाई तक होती है, तो वो 3.4 मीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसे सिंपल सा मतलब है कि अगर ये फिर कोई जाली लगी हुई है कहीं किसी भी सब स्टेशन के, तो कम से कम इतनी ऊँची, मतलब काफ़ी ऊँची होनी चाहिए। वैसे तो ये एक हमारा पोल्स के लिए दिया हुआ है कि 3.4 मीटर ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अगर जैसे हम लोग बात करें कि किसी सब स्टेशन वगैरह की जाली वगैरह है तो इतनी ऊंचाई तक होना चाहिए कि कोई हमारा नॉर्मल व्यक्ति इसे ना पा सके, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है कि एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस के बारे में। तो अनधिकारिक रूप से लाइन आधार पर चढ़ने से रोकने के लिए लाइन आधार पर कम से कम 2.5 मीटर की ऊंचाई पर कटीला GI तार लिपटा रहता है। यह बारबेड वायर कहलाता है। बारबेड तार की लपेट लगभग 90 सेंटीमीटर दूरी तक होती है, ठीक है ना दोस्तों। इसका सिंपल सा मतलब दोस्तों ये होता है कि आपने देखा होगा ये जैसे पोल्स होता है, यहाँ पर लाइंस जा रही, तो हम लोग देखो एक तो हमने 3.4 मीटर की ऊंचाई तक तो हमने एक प्लेट तो लगा ही दी, ठीक है ना दोस्तों, खतरे की प्लेट तो लगा दी। लेकिन क्या होता है कि अगर इस पर कोई व्यक्ति चढ़े ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बारबेड का वायर मतलब होता है कटीला था, आपने देखा होगा कि ये चारों तरफ से ये कटीले वायर लगा देते हैं। और ये कितनी ऊंचाई पर होता है, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होता है, ठीक है दोस्तों। और ये किसका होता है, GI का बना होता है। और कितनी, कम से कम 90 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 1 मीटर तक हमारा लपेटा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
बर्ड गार्ड की, यानी कि जो आप देखते हैं कि जैसे पक्षी वगैरह जो उड़ते उड़ते आ जाते हैं और वो टकरा जाते हैं लाइनों से, तो वहाँ पर कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती। तो इस वजह से हम लोग बर्ड गार्ड का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनकी रक्षा के पक्षियों से रक्षा के लिए। तो लाइन आधारों पर पक्षियों के बैठने से शॉर्ट सर्किट या फिर कैसे अर्थ फॉल्ट होने की संभावना रहती। इसलिए इस्पात के खंभों पर कितना 125 गुना 1250 गुना 150 mm, यानी कि 125 इंटू 1250 इंटू 150, ठीक है ना दोस्तों, mm, इतने लंबाई में हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी के टुकड़ों को स्थापित किया जाता है। ये सिंपल सा क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और ये हाइट है, ये दिया। तो इस लकड़ी के टुकड़े पक्षियों के रक्षक कहलाते हैं। टावर पर लगाए जाने वाले पक्षी रक्षक जस्तीकृत इस्पात की संरचना होती है, ठीक है ना। तो इसकी संरचना कैसी होती है, जो टावर्स पे लगाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील के बने होते हैं कि पक्षी उन पर बैठ ना सके। इन्हें स्टेन इंसुलेटर के ठीक ऊपर अनुप्रस्थ बाहु पर लगा दिया जाता है। कुछ स्थानों पर जहाँ पर अधिक पक्षी होते हैं वहाँ पर पक्षियों के जंपर पर बैठने से इनके खंभों को छू जाने की संभावना होती है, अतः पक्षियों की रक्षा के लिए ऐसे स्थानों पर जंपरों के विद्युत रोधक इंसुलेटिंग बेट्स लगा दिए जाते हैं ताकि ऐसी स्थिति ना आ पाए, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने इसमें देखा आज के वीडियो में कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस, डेंजर प्लेट, बर्ड गार्ड, ये सब क्या होता है। सो दोस्तों अगर ये वीडियोज़ आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जो आपको कंटेंट आप कह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि आप सीधे बुक ही नहीं, ये बुक नहीं दी जा रही है, एक तरह से ये आपको वो कंटेंट है, क्योंकि ऐसा नोट्स फॉर्म में आप इससे शॉर्ट तो देखो नहीं कर सकते, लेकिन आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा कम से, क्योंकि जितना पढ़ें उतना तो टोटल पूरा याद नहीं रहेगा आपको, तो जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें उससे कम ही लिख पाएंगे। सो अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएं तो नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार से आपको ये रेगुलर वीडियोज़ आपको IMRE के मिल रहे हैं, और यहाँ पर सेकंड सेम फोर्थ सेम के वीडियोज़ भी रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपने वीडियोज़ अभी अब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।